अगर ताइवान जी जिनपिंग खा सकता था, उसने अब तक खा लिया होता। ही वुड हैव कैप्चर्ड दैट टेरिटरी। तो नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है आरजू जी, वो लिटमस टेस्ट था जिसने चाइना की पीएलए की, चाइना के गवर्नमेंट की, चाइना की मिलिट्री की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, चाइना की पीएलए की, एयरफोर्स की, नेवी की, सबकी औकात गिना दी। चाइना का सम टोटल लिटमस टेस्ट कर दिया उन्होंने एक जहाज उतार के ताइवान में, और उसको वापस उड़ा दिया 18-20 घंटों बाद। बिल्कुल ठीक, लेकिन ज़ाहिर है जैसे आप बात कर रहे हैं तो यकीनन जो चाइनीज़ साइड है वो भी अपनी जो कमज़ोरियाँ उसको ज़रूर देख रहे होंगे, और हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ-साथ आपसे मैं लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो क्या बात है? मतलब वो इत्तेफ़ाकन आ गए या वाक़ई में सिर्फ़ रिपेयर के लिए ही आए हैं? क्या है वो सारा वो न्यूज़, क्योंकि मेरी नज़र से गुज़री थी? नहीं आरज़ू जी, आपकी नज़र पे तो खैर माइक्रोस्कोप पे चीज़ें पकड़ लेती है इधर-उधर। वैसे ये काफ़ी लोगों की नज़र से नहीं गुज़रा, आपकी नज़र से गुज़रा, अच्छी बात है। देखिए आरज़ू जी, अगर आपका शो हो या और भी चैनल्स हो, मैं एक वर्ड हमेशा से यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ महीने से, डॉकिंग। कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा अगर ये ताइवान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता चाइना का, आप क्या रोल करोगे? मैं कहा जो भी डॉकिंग वगैरह होगी, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा वो हम देंगे। क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, और हम यूएस को पूरा समर्थन देंगे। अब आपने पीछे देखा होगा कि पीछे चाइना ने एक शिप लाना चाहा हमनटोटा तक, स्पाई शिप। तो इस पे काफ़ी बात हुई हमारे मीडिया पे। अभी कल परसों ये खबर आई कि श्रीलंकनों ने मना कर दिया, भाई आपका शिप यहाँ होगा नहीं। जबकि हमनटोटा उनके कंट्रोल में, श्रीलंकनों ने मना कर दिया। अब शिप क्या आ रहा था, उन्हें अब जो हमारी जो नीचे की कमांड्स हैं, अंडमान निकोबार कमांड और जो इस साइड वाली कमांड है, उस पे उनको थोड़ा बहुत जासूसी करनी थी। जस्ट स्पाई शिप बेसिकली, कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। देखिए इनके वही पंगे लेने वाली बात है, खुरापा दिमाग में, कहीं न कहीं उन्हें तो वो पंगेबाजी करनी करनी। अब श्रीलंका ने मना कर दिया, ठीक है जी। यहाँ ये तो पूरे न्यूज़ में आया कि चाइना का शिप आ रहा है, ये करेगा, वो करेगा, इससे भारत का ये होगा, ये होगा। जबकि हमने अपना जो साउदर्न साइड की कमांड्स है, दोनों साइड की ऑफ द कंट्री, वी हैव स्ट्रेंथ बोथ ऑफ देम एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और ये तो हमने बहुत पहले देख लिया है। जब हमने अपनी साउदर्न कमांड स्ट्रेंथन कर दी, तभी इनफैक्ट इनकी हमनटोटा पे नजर पड़ी। इनको हमनटोटा लेने की जरूरत तभी पड़ी, तब तक इनको जरूरत नहीं थी। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, हम कहते हैं, वी कॉल इट एट डायमंड नेकलेस। Chinese use a concept called string of pearls. We use the concept of diamond necklace. अगर उन्होंने हमें गियर रखा तो हमने भी उनको उतना ही गियर रखा। कभी उस पर बात करते, लंबा विषय, इतनी जल्दी होगा नहीं। तो आरजू जी, अब ये वहां तो रुक गए। अब यहाँ क्या होता, बिना किसी को बताए चुपचाप, पहली बार जब लास्ट क्वाड की मीटिंग हुई थी, तब हमने इनफॉर्मली एग्री किया था, इसको डिक्लेयर भी हमने कुछ लिमिटेड में किया था कि भाई आपके जो शिप्स हैं उनका रिपेयर और डॉकिंग हम इंडिया में देंगे। पहली बार पिछले 60-70 साल में एक यूएस का शिप इंडिया आता है, चेन्नई में ये डॉक हुआ है। वहां पे देखिए हम कह रहे हैं इसको रिपेयर करना है। अब रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, ये सब डॉकिंग में होती है। एक टेक बड़ा वर्ड ये होता है डॉकिंग। अब डॉकिंग में जब शिप घूम के आएगा, आरजू जी मैं डायरेक्ट बोलूंगा, उसका चेकअप तो होगा ही, उसमें रिपेयर भी कुछ होता है, वो भी होगा। तेल पानी जो हिंदी में कहे, पानी सब, जब इनफैक्ट जब एक बार जहाज सॉर्टी करके उतरता है, फाइटर हो या पैसेंजर हो, उसका भी एक थॉरो चेकअप होता है। अब समुद्री डोमिनेंस के लिए आपको डॉकिंग चाहिए। तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। रीजन कैन बी एनी टू मेनी, आई विल से डॉकिंग, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। अब इसमें दो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो काउंसलेट है यूएस का चेन्नई में, वहाँ के जो एम्बेसडर साहब है, काउंसलर है, जो भी वहाँ के हेड है एम्बेसी के, वो उनके डिफेंस अटैची, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के, वाइस एडमिरल के नीचे होते वाइस एडमिरल साहब, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। All these 4 people were present. So this gives a much bigger message. ये SOS कॉल में नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई, ये नहीं कि शिप खराब हो गया था, डूब रहा था, हमने कहा चलो हमारे यहाँ आ जाओ कि भाई हम थोड़ा बहुत इसको ठीक कर देंगे। नहीं, इट वाज अंडर अ प्रीप्लान्ड एक्शन एंड देयर वर 4 डिग्निटरीज, जो वहाँ के एम्बेसी के हेड है यूएस के चेन्नई की, उनका डिफेंस अटैची, हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, उन्होंने शिप का स्वागत किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स,
अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी, सांप सूंघ गया क्या, या देखा नहीं तो आरजू काजमी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो एक हिंदी तो कोई उन्हें ट्रांसलेट करके बता ही देगा। Just let me tell you in English. The thing you were talking, that COD is arena of gladiators. Now a U.S. Navy ship has been docked in China. In Chennai for first time, and the U.S. embassy head, defense attaché, our vice admiral of Indian Navy, and our secretary of defense were on the harbor to welcome that ship. So it has happened for the first time in 70 years, and it is a big strategic and military move. Military का एक बहुत बड़ा, it's a big strategical and military move, and it talks of a cooperation going to much beyond. We already have docking arrangements with Singapore, and we already have docking arrangements with Japan. So ये मैं वही बोलूंगा जो public domain में information है। तो जहां where we could stop your ship from being docked in Hambantota, a US Navy ship has for the first time docked in Chennai as we talk, and it is a beginning of a new cooperation. पर ना इनका प्रतिक्रिया आएगी, ना ग्लोबल टाइम्स का आएगा, ना वेंगी का आएगा, सब सांप सूख गया। ये वही वाली बात होगी, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना तो इन्होंने जहाज जापान तक घुमा के ले आई, जापान में वो हवा खा के आ गए। जब कुछ होता है ना अर्जुन जी, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जहाज उड़ा देते हैं, चल घूम क्या, फिर उसका ग्लोबल टाइम्स फोटो डालेगा, चाइनीज वॉरप्लेन्स दिस। सच ये है आरजू जी, चलिए अब तो बात होगी, मैं तो इसकी तरफ थोड़ा बहुत इशारा कर रहा था पहले भी। सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी। Nobody could talk about it. Nobody could predict this. Nobody could discuss this. While as Chinese ship, starting from the Chinese naval base, जो भी होगा, on the way to Sri Lanka, we could know it, we could track it, we could detect it, and we could stop it. हमारी तो बात छोड़िए, हमारे पड़ोसी के यहाँ भी हमने उसको रुकने नहीं दिया। और यूएस का आ गया, जब तक आ गया, एक खबर छपती है, मिशन इज सक्सेसफुल, मिशन इज अकम्प्लिश्ड। जियोपॉलिटिकली मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, इट्स अ बिग मूव। और अगर शिप आ सकता है तो छोटा बड़ा शिप कोई भी आ सकता है, तो शिप आ सकता तो सबमरीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग ऑफ कॉड। पहले जो कॉड एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने वायरस ब्रीड करके कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाया। कॉड बना, INSST बना, I2U2 बना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, और नई नई चीजें बन रही है, गाबी अलायंस चल रही है, सब चल रही है। और अमेरिका ने पहले अल-ज़वेरी को ठिकाने लगाया, फिर पेलोसी का जहाज उतारा, और 3 दिन बाद इंडिया के हार्बर पे अपनी बैटलशिप लगाई, और व्यंगी घूम रहे हैं कि 164 है, 132 है, 182 है, 182 है, हम ताइवान में ये करेंगे वो करेंगे। आरजू जी, जिनकी औकात होती है ना, वो करके दिखाते, करके बता देते, हो गया। और जिसको कुछ नहीं करना होता उसे तो हवाई फायर करने। जैसे वो बुरहान वानी था, उसने जिंदगी भर में क्लाशनिकोव नहीं चलाई, 2 क्लाशनिकोव लगा के फोटो लगाता था फेसबुक पे, 40-50 गर्लफ्रेंड जरूर बना ली थी, और उन गर्लफ्रेंडों ने इन्फॉर्मेशन दे दी। चले अच्छी बात है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ होता है। तो ये भी उसी मॉडल पे चलते हैं, फोटो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, करते कुछ नहीं है। यहाँ हमने करके दिखाया। ये 3 चीजें अगर आप देखें, अमेरिका हो, हम हो, जिसका जो रोल है वो हो गई। और विदाउट ऐसे, और इनका जहाज आने नहीं दिया श्रीलंका, इनका जहाज आया नहीं श्रीलंका। और जबकि श्रीलंका को उन्होंने सोचा था हमारे बाप की जागीर है, खरीद लिया उनको, तब भी नहीं आने दिया। इट्स अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। और इस किस्म की जो चाहे चाइना के साथ क्लैशेस हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, या किसी के साथ भी किसी के हो, वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाने चाहिए। कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए, खास तौर पे चाइना को, क्योंकि चाइनीज साइड जो है उसको कई बार देखा है कि आप लोगों के साथ जिस तरह से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं बॉर्डर पे, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए। आरजू जी देखिए, पाकिस्तान के साथ भी करीब 4 जंगें हुई, आमने सामने जंग होती है, जो हुई थी। ये लोग कभी सामने से नहीं आते, ये पीठ में खंजर भोंकने में इन्होंने PhD कर रखा है। देखिए 62 में भी इन्होंने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, फिर एक दिन अब गलवान में इन्होंने बात करने बुलाया था, सबको पता है ना, वहां इनकी पूरी तैयारी थी, पूरी वो कहते हैं ना, हमारे बॉलीवुड में पूरी फील्डिंग बिठा रखी थी वहां पे, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। ये सामने से नहीं आते, ये धोखा दे के आते, इनके ट्रेचरी और डिसीट इनका वेपन है। और जहां तक हमारी बात है अर्जुन जी, हम तो ये मानते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, उसका आउटकम भी ठीक होगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके इंटेंशन में है। अगर इनके इंटेंशन ठीक हो जाए, अगर ये अपने घर हम अपने घर, कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं। पर इनका जो इंटेंशन है कि इसकी जमीन खाऊंगा, अब मैंने आपको सीरिया वाली बात बोली थी रास्ते, ये वहां $150 बिलियन सीरिया में लगा के कर क्या रहे? वहां तो कुछ नहीं मिलना, एक पैसा वापस नहीं आना। मतलब तुम वहीं पैसे लगा रहे जहां वापस नहीं आ रहा। आपने पाकिस्तान में आपने देखा इन्होंने क्या तबाही मचा दी, सीरिया में ये कर रहे हैं,
और फिर इनके एटीएमओ में पैसा नहीं मिलता, फिर इनके रूरल बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएमओ में लिमिट लगाई, लोगों को बंद करना पड़ा। आप देखिए, अगर कोई कंट्री $150 बिलियन आपने सीरिया में बर्बाद किए, 65 पाकिस्तान में बर्बाद किए, 10 यहाँ, 20 वहां, $450 बिलियन का आपका डिफॉल्ट बैंक कर चुके हैं। एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आपको $240 बिलियन का डिफॉल्ट करने वाली है, क्योंकि उसको $300 मिलियन नहीं मिल रहे, वो शेयर आईपीओ निकाल रही है। अगर ये सब चीजें अपने आसपास चल रही है, आपके पास तो कुबेर का खजाना भी नहीं है, आपके कोई पेड़ों पर डॉलर उगते हैं जिन्हें तोड़ तोड़ के आप बांटोगे। तो जब ये हालत होगी, यहाँ क्या क्या सीखने को मिलता है अर्जुन जी? इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या? आपकी इंटेंशन होनी चाहिए अपने लोगों की जिंदगी अच्छी बनाओ, जियो जीने दो। दुनिया में जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी, उसकी मदद करो, जो हमने किया। दवाई दी, एससी क्यों दिया, आज वीट देने को तैयार है। और तुम क्या करो, कभी स्पेसशिप भेज रहे हो, कभी सीरिया को इक्विपमेंट दे रहे हो, कभी मिडिल ईस्ट में पंगा कर रहे हो, कोई यहाँ से पंगा कर रहे हो, कभी जेट उड़ा रहे हो, कभी ताइवान की लाइन के पास जा रहे हो, कभी इंडिया की लाइन के पास आ रहे हो। आपका इंटेंशन ही नहीं है। आपकी अगर इंटेंशन ठीक हो जाए तो दुनिया भी पीसफुल रहे, हम भी रहे। पर with having said all that, but we are fully capable and competent to defend our territories. एक आरजू जी कहते हैं ना, you should hope for the peace, you should pray for the peace, but keep your gunpowder dry. बिल्कुल सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। और अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को यकीनन समझने में आसानी होगी, क्योंकि सुमित जी जिस तरह से बताते हैं तो वो बहुत ऐसा लगता है कोई आम सी बात हो रही है, जबकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के टॉपिक्स होते हैं। बहुत शुक्रिया। इंडिया ने, पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ताइवान और वन चाइना पॉलिसी टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूं व्हाई। अब इंडिया की पोजीशन क्या? लास्ट हमने स्टेटमेंट दिया है वन चाइना पॉलिसी पे 14 या 16 साल पहले, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, 14 और 16 इयर्स बैक। उसके बाद ने इंडिया हैज नेवर टोल्ड एनीथिंग ऑन वन चाइना पॉलिसी। हम पे बहुत जोर डाला गया, दबाव डाला गया, आप स्टेटमेंट दीजिए, हमने नहीं दिया। अगर हमने 16 साल से इसका नाम नहीं लिया तो नीदर वी एग्री नीदर वी डिनाई। अब ज्यादा तो डिनाई की तरफ जाएंगे। कारण इसका ये है कि अब आप बुरा ना मानिए, अब आरजू काजमी जी बोले मैं सुपर वुमन हूं, या तो मैं हाँ बोलूं या मैं चुप रहूं। अगर हाँ बोलूंगा तो आप हो, चुप रहूंगा तो ठीक है जी, आपको ऐसा लगता होगा तो मैं क्या करूं? इट इज नॉट वर्थ कमेंटिंग. So our stand is it is not worth commenting. We don't know what you are claiming. You can claim sun, earth and the moon. That is none of our business. You go and claim Mars. You claim Saturn or Jupiter. How can I respond to you claiming Saturn, Jupiter and Mars? आप कुछ भी claim कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हम एक लॉजिकल चीज का जवाब देंगे। आप बोलोगे मेरी कैपिटल बीजिंग है, मेरे यहाँ नानजिंग है, मेरे यहाँ शंघाई है। आप बोलोगे कि यार मैक्सिको का ये वाला कस्बा मेरा है, वन चाइना पॉलिसी, मैं क्या बोलूंगा? यार ठीक है, कुछ लगा होगा तो नहीं, ठीक है ना? नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन सर साथ साथ ताइवान के साथ भी काफी शुरू में तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी चाइना साइड, लेकिन उस पर भी कुछ हो नहीं पाया और यही लग रहा है कि उस दर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। वो आरजू जी, जो ताइवान का, अगर आप एम्फीबियस असॉल्ट की बात करें, इसमें लास्ट टाइम बोला था, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए। आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात करो, ताइवान का सारा डिफेंस ही सी में है। उनके पास दुनिया का ऐसा कोई एंटी शिप, ऐसा एंटी सबमरीन कोई टारपेडो दुनिया में ऐसा नहीं है, ऐसे रडार नहीं है जो उनके पास। और ताइवान और चाइना के पीछे एक आइलैंड है जहां ऑलरेडी यूएस का बेस है। ताइवान में ऑलरेडी, एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स, आर ऑलरेडी डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस देयर। ठीक है, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, यूएस के कंबाइंड बैटल ग्रुप्स है, यूएस की सबमरीन्स वहां है। आपको लगता है इतने लोगों से पंगा लेके आप ताइवान जीतोगे? और अगर अमेरिका के अलाइज कूद जाते हैं, अगर अमेरिका के अलाइज कूद जाते हैं तो आपके लिए ये जंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। और ताइवान की भी फौज आरजू जी करीब 3 लाख है, चाइना की 8 से 9 लाख है, ताइवान की भी 3 लाख फौज है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास अपने को डिफेंड करने का काफी सिस्टम है। अगर ताइवान जी जिनपिंग खा सकता था, उसने अब तक खा लिया होता। ही वुड हैव कैप्चर्ड दैट टेरिटरी। वो वेट नहीं करता, वो तमाशे नहीं करता, वो जाके खा लेता। तो ये आप टेक्निकली मानिए। और जो अभी इकोनॉमिक कंडीशंस है, एफडीआई की बात करें, जो ताइवान यहाँ पैसा लगाता है, ताइवान इनकी डिपेंडेंस उनके सेमीकंडक्टर पे 80-90% पॉपुलेशन अन चाइनीज है। और इस वॉर के बाद, और जो चाइना की इकोनॉमी की अभी हालत है, जो हम बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में डिफॉल्ट है, $450 बिलियन का डिफॉल्ट हो चुका है, डिक्लेयर कर चुके हैं बैंक। एक कंपनी में $240 बिलियन का डेट है जो डिफॉल्ट करने वाली है। आपने टेक पे क्रैकडाउन किया, $3 ट्रिलियन का था। आपका इकोनॉमिक आउटलुक 3.1% है। आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, 80 करोड़ लोग को आपने जीरो कोविड के चक्कर में बंद कर रखा है। आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, शिपिंग लाइन नहीं चल रही, तो किस दम पे आप जाके उस पे अटैक करोगे? और मैं आपको एक बार बताऊं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने PCAOB एक्ट लाया था, जिसके कारण, अभी टाइम नहीं ज्यादा समझाने का,
उसके कारण आरजू जी करीब 800 मेजर कंपनियां यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई थी। उसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, सॉरी चाइनीज इकोनॉमी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। ये मैं पहले, और मैंने, मुझे लगता है 30 दिसंबर 2020 को गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा था, चाइना इज ब्रिंगिंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट आउट किए थे क्यों, व्हाई आर दे डूइंग दैट। ऐसी सूरत में चाइना नहीं लड़ पाएगा, किसी से नहीं लड़ पाएगा। और ये सब पॉस्चरिंग थी, ये सब दिखावा था। पर वो जब हम स्कूल जाते थे तो एक चीज होती थी आरजू जी, हमें ना एक वो पर्ची सी देते थे छोटी, पीएच पेपर, कहते डालो, एक कलर आया एसिडिक, एक कलर आया बेसिक, लिटमस टेस्ट कहते थे। मतलब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सोल्यूशन में दिखा के ये बताता था एसिडिक है या बेसिक है। तो नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है आरजू जी, वो लिटमस टेस्ट था जिसने चाइना की पीएलए की, चाइना की गवर्नमेंट की, चाइना की मिलिट्री की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, चाइना की पीएलए की, एयरफोर्स की, नेवी की, सबकी औकात गिना दी। चाइना का सम टोटल लिटमस टेस्ट कर दिया उन्होंने एक जहाज उतार के ताइवान में, और उसको वापस उड़ा दिया 18-20 घंटों बाद। एक फ्लाइट ने जो उन्होंने 70 साल से एक इल्यूजन परसेप्शन बनाया था, उसके परखच्चे उड़ गए। इट वाज अ लिटमस टेस्ट ऑफ चाइना स्ट्रेंथ व्हिच दे हैव मिजरेबली फेल्ड। तो ये कर तो सकते नहीं कुछ। और जो अब देखिए आरजू जी, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे होगी, मुझसे तो कहीं ज्यादा यूएस को होगी ना। तो यूएस ने भी तो इसीलिए लिटमस टेस्ट किया ना। अब देखिए यूएस ने बड़ा अच्छा खेला, हाँ आएगी नहीं आएगी कंफर्म नहीं किया, बताया नहीं, फिर ताइवान से कंफर्म करा दिया आ गई। और ताइवान की प्रेसिडेंट उन्हें आरजू जी वो देती है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ताइवान की प्रेसिडेंट यूएस स्पीकर ऑफ द हाउस को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। अमेरिका का लिटमस टेस्ट तो हो गया ना, अमेरिका ने दुनिया को दिखा दी इनकी औकात कितनी है, और इन्होंने खुद ही बता दी, चुपचाप बैठ जाते, पंगा नहीं करते। अमेरिका दिस टाइम प्लेड वेरी सेंसिबली, उन्होंने ना कंफर्म किया ना डिने किया। जब अमेरिका कंफर्म डिने नहीं कर रहा था, इनको लगा अमेरिका डर गया, तो इन्होंने थोड़ा और अपना वो ऊपर कर दिया। वो पप्पू पेजर वाली बात है, तो वो थोड़ा और ऊपर कर दिया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जहाज आया, निकल के देखते रहेंगे, और ये देखते रह जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये लड़ नहीं सकते। हाँ लड़ाई कोई पटाखा धमाका जी जिनपिंग तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मेरी तीसरी टर्म नहीं आएगी, तब वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ कर ले। बट चाइना कैन नॉट टेक ऑन ताइवान, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर कर सकता था वो अब तक कर चुका होता। और इसके ताइवान और ये ज़वेरी के हिट के बाद जो अमेरिका का रुतबा सुपर पावर है वो और उभरा है, दैट हैज एलिवेटेड। क्योंकि एक सवाल ये भी बार बार लोग पूछ रहे हैं कि जो जिस ड्रोन ने ज़वेरी को मारा, पहले तो उसकी इंफॉर्मेशन किसने बेची, फिर वो ड्रोन उड़ा कहां से और किसकी एयर स्पेस यूज की। आईएसपीआर ने ये तो बोल दिया कि हमारी जमीन से नहीं उड़ा, पर एयर स्पेस का क्लैरिफिकेशन कोई दे नहीं रहा। चलिए वो फिर कभी का मसला है। तो आज इनका सम टोटल ये कहानी इनकी ये है।